आज हम लोग वर्ग 3 यानी वर्ग तृतीय के वाणी पाठ्य पुस्तक जो हमारे हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक है उसके व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय को हम लोग आज इसमें पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, हमारे विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी वो काफी महत्वपूर्ण है। वो है पहला वचन। नाम से यह स्पष्ट है, जिसे अंग्रेजी में अगर हम लोग कहें तो नंबर कहते हैं। आपने अपने इंग्लिश ग्रामर में भी नंबर को पढ़ा होगा। फिलहाल यहाँ हमें वचन के बारे में विस्तार से पढ़ना है। वचन क्या है? सबसे पहले हम लोग ये समझें कि ये वचन होता क्या है। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जिससे किसी की संख्या यानी जो है नंबर का पता चले वो वचन होता है, जैसे एक वचन या फिर बहुवचन। हम लोगों ने हिंदी ग्रामर में काफी बिगिनिंग से शुरुआत से पढ़ा है कि इसके दो हैं भेद। एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। ये दोनों हैं। एक वचन से किसी संज्ञा के किसी ऐसे रूप का पता चलता है जो कि इंडिकेट कर रहा हो, एक को दर्शा रहा हो। जैसे गाय, अगर हम कहते हैं गाय तो वो एक वचन हो गया। लेकिन अगर हमने कहा गायें यानी एक से ज्यादा संख्या उसकी हो गई तो वो बहुवचन में आ जाता है। दूसरी बात ये तो हो गई वचन के बारे में। अगर हमको इसकी परिभाषा लिखनी है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, संज्ञा के जिस रूप से उसके एक वस्तु के होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। और बहु नाम से ही स्पष्ट है, बहु का मतलब ही है एक से ज्यादा। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक से ज्यादा होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। अब हम लोग यह देखते हैं कि बहुवचन में एक से ज्यादा, जैसे अगर हम कहते हैं कुत्ता, सामान्य तौर पर अगर हम कहते हैं कुत्ता तो ये एक कुत्ता के बारे में इंडिकेट हो रहा है, पता चल रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग ये कहते हैं कुत्ते तो ये क्या हो गया? ये एक से ज्यादा। अगर हम लोग कहते हैं चादर मतलब एक चादर, लेकिन अगर हम लोग कहते हैं चादरें तो इसका मतलब होता है एक से ज्यादा। तो हम लोग यहाँ पर इस बात को देखते हैं, इस बात का हम लोग अध्ययन करते हैं कि वचन में सबसे पहले तो संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद पर अगर हम जाते हैं, उसके प्रकार में जाते हैं तो भेद है एक वचन और बहुवचन। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो, एक का पता चले वो एक वचन में आए। बहु यानी एक से ज्यादा का पता चले तो वो बहुवचन में आए। ये वचन से जुड़े हुए जो परिभाषाएं और उसके बारे में थी वो हम लोगों ने इसमें जानकारी प्राप्त की। मुझे आशा है आप लोगों ने समझा भी होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब चलते हैं, एक बहुत ही अहम है सब्जेक्ट, विषय जो हमको जिसकी पढ़ाई हम लोगों को करनी है इसमें, वो है काल। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, जिसे कि टेंस अंग्रेजी में बोला जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी यूं कहें हम लोग कि ग्रामर हिंदी व्याकरण का एक मुख्य जो है ये स्तंभ है। काल के आधार पर हम जो है व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों चीजों का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने काल के बारे में ये जानकारी हम लोगों को है, हम लोग जानते हैं
कि काल के बारे में क्या है कि संज्ञा के जिस रूप से एक्चुअल यानी कि मुख्य रूप से उसके समय का पता चले कि जो कार्य हो रहा है वो किस समय हो रहा है, इसकी जानकारी हमें मिले, वो काल के रूप में होता है, उसे काल कहते हैं, जिससे कि कार्य के होने का पता चले। अगर इसके हम लोग चले जाते हैं इसके भेद में, तो काल के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। पहला भूतकाल, दूसरा भविष्यकाल, तीसरा वर्तमान काल। हम लोग तीनों काल के बारे में क्रम से एक एक कर उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करने के क्रम में आते हैं काल के पहले भेद पर। वो भेद है भूतकाल। भूतकाल जो बीत चुका, जो कि बीत चुका, ऑलरेडी वो हो चुका है, वो उसे हम लोग कहते हैं भूतकाल। यानी कि वो कार्य पूरा हो चुका है। जैसे मैं कल विद्यालय गया था, यानी विद्यालय जाने का कार्य कल ही हो चुका है, तो वो था में चला गया, और जो चीज बीत गया वो भूत हो गया, वो भूतकाल में हम लोग रखेंगे। ये भूतकाल को दर्शाता है। जैसे मैं कल पटना गया था, मैं कल विद्यालय गया था, कल मैं बाजार गया था, कल मैंने रसोई बनाई थी, यानी जो बातें गुजर गई उसे हम लोग काल के पहले भेद में रखेंगे, भूतकाल में। दूसरा आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल में कार्य के होने की स्थिति का पता चलता है, वो भी सामने में हम देख रहे हैं कि वो घटना घटित हो रही है। उस घटना को हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं। वो घटना जो हम लोगों के सामने वर्तमान समय में चल रही है, जैसे मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ, आप अभी पढ़ रहे हैं, कोई खा रहा है, कोई खेल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई हंस रहा है, कोई बोल रहा है, इस तरह की बात है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वर्तमान काल में हम लोग कार्य के होने के समय का अवलोकन करते हैं और वो सामने देखते हैं। दूसरी बात, अब इसमें आया, दूसरी बात क्या आई? दूसरी बात ये आया कि कार्य हो रहा है, ये हम लोग उसे अच्छी तरह से देख सकते हैं, और उसका देखने के बाद उसका सही तौर पर उसे देख करके हम लोग बताते हैं। ये काल की दूसरी परिभाषा में हम लोग जानते हैं। और भविष्य काल का तीसरा और सबसे मुख्य तो ऐसे सारे ही हैं, मुख्य इस व्यू में कि वो बताता है हमें आने वाले कल के बारे में, और जिसकी अनिश्चितता रहती है। जो भविष्य काल है, भविष्य यानी फ्यूचर, जिसे कि हम लोग नहीं जान पाते। मैं कल विद्यालय आऊंगा, इस बात में अनिश्चितता रहती है। हो सकता है मैं विद्यालय ना भी जा पाऊं, हो सकता है मैं विद्यालय चला भी जाऊं। तो दोनों तरह की बातें होती हैं। और उसके बाद एक अहम है, वो क्या है? वो है इसकी, अगर हम लोग परिभाषा के बारे में बात करें, बहुवचन इसके भविष्य काल के बारे में, तो संज्ञा का वो रूप जो कि आने वाले समय का बोध कराए, जिसके बारे में पूरी तरह से अनिश्चितता रहती है, जिसके बारे में कोई नहीं जान पाता। मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, इसकी कोई जानकारी नहीं रहती। हो सकता है मैं पूरे विश्वास के साथ हम कह रहे हैं कि हम विद्यालय जाएं, हो सकता है कोई ऐसा काम आ जाए जिसके कारण हम विद्यालय नहीं जा पाए। तो ये सारी बातें हैं जो कि बताती हैं कि काल के तीसरे रूप यानी भविष्य काल को वो बताता है हम लोगों को। और इसमें एग्जाम्पल्स भी यानी उदाहरण भी अगर हम दे देते हैं, उदाहरण देंगे तो वो मेरा बहुत ही सशक्त हो जाएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से उसे हम रख सकते हैं। उसके बाद सबसे अहम जो एक चीज हम लोगों को हिंदी ग्रामर में सीखनी है, क्योंकि वर्ग तृतीय से संबंधित ये व्याकरण के का वर्ग है, तो हम लोग एक चीज ये भी इसमें सीखें। ये दोनों तो हम लोगों ने सीखा ही विस्तार से, वचन क्या है, काल क्या है, दोनों के बारे में विस्तार से जानकारी हम लोगों ने ली। मुझे आशा है कि आप वो दोनों समझने में पूरी तरह से सफल हुए होंगे। उसके बाद सबसे अहम प्रश्न जो हिंदी व्याकरण से संबंधित
बराबर उठता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि आखिर हम लोग व्याकरण की पढ़ाई क्यों करते हैं। सबसे अहम है ये प्रश्न, और बराबर आपके समक्ष भी ये प्रश्न आता होगा। आपको आपके सामने बहुत सारे लोग रखते होंगे इस बात को कि आखिर व्याकरण की पढ़ाई क्यों होती है, क्यों हम लोग व्याकरण की पढ़ाई पढ़ते हैं। उसके जवाब में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी व्याकरण जो विषय जिसको कि हम लोगों के हिंदी के मुख्य पाठ्य पुस्तक के साथ जोड़ कर दिया गया है, उस व्याकरण को चलाने का सबसे अहम कारण यही है कि हम लोगों ने जो ग्रामर जो बना, जो व्याकरण की जो रचना हुई, उसका मुख्य कारण ही यही था कि हम लोगों के अंदर शुद्ध शुद्ध बोलने की शक्ति का विकास हो, लिखने का विकास हो, शुद्ध शुद्ध हम बोल सकें, लिख सकें, पढ़ सकें और उसका अनुसरण कर सकें, खुद भी पढ़ें और दूसरे को भी मोटिवेट यानी कि उसको भी हम लोग उत्साहित करें, उसे प्रोत्साहित करें कि वो भी शुद्ध शुद्ध बोल और लिख और पढ़ सके। क्योंकि हिंदी हो या अंग्रेजी, आप इस बात को जान लीजिए, हिंदी हो या अंग्रेजी, दोनों के संदर्भ में आपको जानना यह जरूरी है कि अगर आप शुद्ध शुद्ध लिख नहीं सकते, अगर आप शुद्ध शुद्ध बोल नहीं सकते, तो आपकी पढ़ाई का वैल्यू यानी कीमत कुछ है ही नहीं। अगर हम किसी भी पुरुष वर्ग को देखकर ये कह रहे हैं कि क्या तुमने खाना खाया था या तुमने खाना खाया था, अगर ये कहते हैं तो वो सही है। लेकिन अगर एक पुरुष वर्ग को देखकर ये कहते हैं तुमने खाना खाई थी क्या, या तुम खाना खाओगी, तो लोग हमारी भाषा पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे और कहेंगे कि भाई इसे लिंग का कोई ज्ञान नहीं है, इसे ये भी पता नहीं है कि ये किसके समक्ष क्या बोल रहा है। तो ये सारी बातें आपको देखनी पड़ेगी, ये बड़ी अहम बातें हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, क्या मेरा बात व्याकरण के दृष्टिकोण से सही है या नहीं, या फिर वो जो मैं बोल रहा हूं उसके बारे में वो अगला, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं, आप ये समझिए एक शिक्षक होने के नाते हम पर ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम जो बोले, क्योंकि हम जो बोलेंगे वो निश्चित रूप से दूसरे लोग सुनेंगे ही, और उसके बाद वो सुन करके वो उसी तरह से अपना विचार। इसलिए आप इस बात को समझें, इस बात को जानें कि व्याकरण क्यों जरूरी है। आए दिन आप देखते हैं कि व्याकरण की जो पढ़ाई होती है, हिंदी व्याकरण में सारे विषयों को शामिल किया गया है। हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल, समास, संधि विस्तार से क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। उसके बाद पर्यायवाची है, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द है, या फिर अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है, बहुत सारी चीजें हैं, ग्रामर, ये निबंध है, पत्र लेखन है। पत्र लेखन, निबंध, दो विषय ऐसे इसमें जोड़े गए हैं जिसके आधार पर हम लोगों को लिखने के तरीके, लिखने की शैली का पता चल जाता है। आप ये कल्पना करें, आप विद्यालय में हम लोग बच्चों को लिखने के लिए मोटिवेट करते हैं विद्यालय में कि प्रधानाध्यापक के पास आप एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें छुट्टी के लिए आग्रह किया गया हो। ये एक ऐसा पैरामीटर है जिसके आधार पर हम बच्चों को तैयार करते हैं कि वो ये देखकर सीख ले, वो ये देखकर जान जाए कि अगर हमने प्रधानाचार्य महोदय को किस तरीके से पत्र लिखा, तो ठीक इसी तरह से हम किसी और अगर जगह पर आवेदन डालते हैं, चाहे वो जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, डाकपाल महोदय हो, जिलाधिकारी महोदय हो, उपायुक्त महोदय हो, सचिव महोदय हो, या किसी भी हम संस्थान में या बड़े बड़े कार्यालयों में डाल रहे हैं, उसके लिखने के तरीके क्या होंगे। तो ये सारी चीजें हमें सीखने के लिए हम इससे सीखते हैं और सीख करके अपने आप को उस तरह से बना लेते हैं। तो हम लोगों ने जो आज जानकारी प्राप्त की अलग अलग चीजों के बारे में, अलग अलग हिंदी व्याकरण के अलग अलग तथ्यों के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की, और उसी क्रम में एक सबसे अहम है जो कि हम लोगों को ये जानना चाहिए कि हम लोग अपने जो हिंदी व्याकरण में है उसमें है कि राष्ट्रीय त्योहार क्या है। हम लोग वर्ग तृतीय के छात्र होने के नाते ये पता होना चाहिए हम लोगों को कि राष्ट्रीय त्योहार जो है पूरे राष्ट्र के लोग जिसे मनाएं, गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस और फिर गणतंत्र दिवस, ये तीन जिसको कि पूरे राष्ट्र में एक साथ सेलिब्रेट किया जाता है। धार्मिक त्योहार का भी वर्णन हमारे पाठ्य पुस्तक में है। धार्मिक त्योहार क्या है? धार्मिक त्योहार है होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, ये सब
गुरु पर्व, जिसे कि सारे धर्म के लोग, अलग अलग धर्मावलंबी के लोग हमारे भारतवर्ष में हैं, सारे धर्म के लोग हैं, अनेक तरह के लोग मानने वाले हैं, और सारे धर्म के लोग मिल करके हम लोग एक साथ रह करके यहाँ राष्ट्रीय एकता को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। हम लोग ये दिखाते हैं कि हम लोग सारे लोग मिल करके इस राष्ट्र का, जिसमें कि सारे धर्म के लोगों का सहयोग है और सारे धर्म के लोग मिलकर के इस राष्ट्र को आगे बढ़ाते हैं, वो दिखाने के लिए, वो दर्शाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें ये करना होगा कि हमें मिलकर साथ चलना होगा। हम साथ चलेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, साथ नहीं चलेंगे हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप याद रखें इस बात को कि आप ऐसा कर्म करें, ऐसा काम करें जिससे कि आपकी धार्मिक भावना, आपका धर्म और हम लोग जितने भी धर्म के लोग हैं, सारे लोग धार्मिक उत्सव मनाते हैं और बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ सादगी से एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के उत्सव में शामिल होते हैं। इससे धार्मिक एकता और सद्भाव, सौहार्द का एक वातावरण तैयार होता है और इस तरह से हम लोग एक ऐसे माहौल में जाते हैं जहां की एक अच्छे भारत की कल्पना की जा सकती है। और इन्हीं सारे विषयों पर प्रकाश डालते हुए एक छोटा सा हम बताना चाहेंगे अपने छोटे बच्चों को जो वर्ग तृतीय के हैं, जिनको कि अगर ये उसके एग्जामिनेशन में, इम्तिहान में आ जाए, उसके परीक्षा में आ जाए कि भाई आपको अपने प्रधानाचार्य महोदय से एक सप्ताह की छुट्टी लेनी है, तो आप आवेदन कैसे लिखें? हम लोग आवेदन पर अभी गए भी थे, तो बहुत ही आसान है उसका तरीका। उसको लिखने के बारे में हम लोगों ने कई बार चर्चा की है। उसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले हम लोगों को लिखना है सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, अपने विद्यालय का नाम भारत भारती पब्लिक स्कूल गोड्डा, द्वारा वर्ग शिक्षक महोदय, विषय एक सप्ताह के अवकाश के संबंध में। ये आपका जो फर्स्ट होगा वो आप चाहे आवेदन आपके लिखने का तरीका जो भी हो, आपका विषय जो भी हो, लेकिन ये लिखाएगा वैसे ही। उसके बाद आप लिखेंगे महाशय सविनय निवेदन यह है कि, उसके बाद आपको एक कारण देने होंगे और वो कारण युक्ति संगत होना चाहिए, यानी वो कारण तार्किक आधार पर होने चाहिए, सही होने चाहिए। अगर वो कारण सही नहीं होगा तो आप याद रखें कि आपको छुट्टी लेनी है, आपको अगर फीस माफ करवानी है या फिर आपको कोई ऐसा काम है, तो आपका आवेदन सशक्त नहीं होगा तो लोग उस पर पढ़ करके किस तरह से अपना विचार देंगे और किस तरह से रिमार्क देंगे। इसलिए आपका आवेदन जो है वो बिल्कुल सशक्त होना चाहिए और पढ़ने के बाद लगे ऐसा कि वो बिल्कुल सही लिखा गया है, उसके बाद उस पर सही क्रिया होगी, सही एक्शन होगा और आपको फिर उसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। ऐसे हम लोगों ने देखा, हम लोग देखते हैं कि हम लोग लिखेंगे इस महाशय मैं आपके विद्यालय की कक्षा तृतीय या का छात्र हूँ। कल विद्यालय से घर आने के क्रम में मैं तीव्र बारिश में भीग गया। घर आने पर मुझे तीव्र ज्वर ने जकड़ लिया। डॉक्टर से सलाह लेने पर उन्होंने मुझे आगामी एक सप्ताह तक के आराम करने की सलाह दी है। अतः इस परिस्थिति में मैं विद्यालय एक सप्ताह तक नहीं जा पाऊंगा। अतः श्रीमान से मेरे नम्र प्रार्थना है, नम्र निवेदन है कि कृपया करके मुझे एक सप्ताह की छुट्टी प्रदान की जाए। इस कार्य के लिए मैं महाशय का सदाभारी बना रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र अपना नाम पत्र के आवेदन पत्र के दाहिने तरफ में और आवेदन पत्र के बाईं तरफ में आप दिनांक लिख देंगे, जिस दिनांक को आप पत्र प्रेषित कर रहे हो लिख करके आप उसे लिख देंगे। आपका ये जो बनेगा वो एक बहुत ही ठोस आवेदन बनेगा और जिसको कि आप अभी से लेकर के जब तक आपकी पढ़ाई हिंदी व्याकरण की होगी तब तक आप उससे लाभ ले सकते हैं। ठीक है, इन्हीं सारे बातों के साथ मैं अपने यहाँ पर आज के वर्ग को समाप्त करता हूँ। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आज के वर्ग से आपको काफी लाभ मिला होगा और मैं ये सोचता भी हूँ कि आप लोग मेरे वर्ग से लाभान्वित हो। इन्हीं सारे बातों के साथ मैं अपने आज के वर्ग को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।